हरी भरी पहाड़ियों और शांत बहती नदी से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था सुरमा टोली। ये गांव बड़ा नहीं था, पर इसकी हवा में मासूमियत, मेहनत और संघर्ष की सुगंध घुली थी। मिट्टी की पगडंडियां, छोटे छोटे खेत और गायों की घंटियों की गूंज, सब कुछ ऐसा था कि कोई भी पहली बार आए तो उसे लगे कि वो किसी चित्रकारी की दुनिया में आ गया हो। इसी गांव में रहता था एक 11 वर्ष का लड़का, वांश कुमार। दुबला पतला शरीर, घुंघराले बाल, सांवला रंग, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा चमकता था जो उसे बाकी बच्चों से अलग बनाता था। वो था चित्र बनाने का जुनून, मिट्टी में उभरती कला। वांश के पास न कॉपी थी, न पेंसिल, न रंग। उसके घर की हालत बहुत साधारण थी। मिट्टी की दीवारों वाला छोटा घर, खपरेल की छत, कोने में रखा पुराना चूल्हा और 2 जोड़ी ही कपड़े। उसकी माँ खेतों में मजदूरी करती थी और पिता भी दूसरों की जमीन पर हल चलाते थे। पैसे इतने बस होते कि 2 वक्त की रोटी किसी तरह आ जाए, पर ऐसी तंगी में भी वांश के अंदर की कला दम छलकती रहती थी। वो कभी नदी किनारे रेत पर चित्र बनाता, कभी गीली मिट्टी पर अपनी उंगलियों से आकृतियां बनाता और कभी लकड़ी की छोटी टहनी से गांव की दीवारों पर पेड़ पौधे, पक्षी, पहाड़, आसमान सब उकेर देता। गांव वाले अक्सर कहते, देखो देखो, वांश फिर से कुछ बना रहा है। ये लड़का बड़ा होकर बहुत बड़ा कलाकार बनेगा। वंश के चेहरे पर हल्की सी शर्मीली मुस्कान आ जाती, लेकिन वो जानता था कि बिना असली पेंसिल के, बिना कागज के, उसकी प्रतिभा कहीं न कहीं अधूरी रह जाती है। एक छोटी सी पर गहरी इच्छा। हर रात सोने से पहले वो आसमान की ओर देखता और मन ही मन कहता, हे भगवान, एक पेंसिल, बस एक असली पेंसिल मिल जाती तो मैं दुनिया की सबसे सुंदर चित्र बनाता। उसकी माँ ये सुन लेती तो दिल में दर्द होता। वो जानती थी कि वंश का सपना कितना बड़ा है। कभी कभी वो पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा, अभी घर की हालत ऐसी नहीं कि पेंसिल ला सके, लेकिन एक दिन जरूर लाएंगे। वंश मुस्कुरा देता, माँ, मुझे पता है, मैं इंतजार करूँगा। वांश का सबसे अच्छा दोस्त था रमेश। रमेश अक्सर स्कूल से लौटते हुए अपनी पेंसिल वांश को दिखाता और कहता, कभी कभी इस पेंसिल से तू भी बना लिया कर, लेकिन देख, ये चोरी से मेरे बस्ते में नहीं रख देना। दोनों हंस पड़ते। रमेश जानता था कि वंश कितनी गहरी इच्छा रखता है, पर वंश कभी एहसान नहीं लेना चाहता था। वो कहता, रमेश, पेंसिल तेरी है, अगर टूटी या खो गई तो मास्टर जी डांटेंगे। रमेश मुस्कुरा कर करता, तू बनाएगा तो टूटेगी नहीं, बल्कि जादू करेगी। शायद रमेश चाहता भी था कि ये बात मजाक ही रहे, क्योंकि उसे पता न था कि भविष्य में ये सच होने वाला है। एक दिन गर्मी का मौसम था। धूप इतनी तेज थी कि मिट्टी के रास्ते चमक रहे थे। वंश नदी के किनारे की ओर गया, जहाँ की ठंडी हवा और गीली रेत उसके मन को शांति देती थी। उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और बनाना शुरू किया, एक सुंदर आम का पेड़। वो इतना डूब गया कि उसे आसपास की आवाजें भी सुनाई नहीं दी। तभी पीछे से एक धीमी, करुणा भरी आवाज आई, बेटा, तुम बहुत सुंदर चित्र बनाते हो। वांश चौंक कर पीछे मुड़ा। एक बहुत बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी और फटे पुराने कपड़ों में छड़ी के सहारे खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वांश ने आदर से कहा, नमस्ते बाबा, मैं बस यूं ही बनाता हूँ। बूढ़ा मुस्कुराया। यूं ही? इतना सुंदर? नहीं बेटा, ये भगवान की देन है। वो धीरे धीरे उसके पास आया, अपने फटे झोले से हाथ डालकर कुछ निकाला और वांश को थमा दिया। एक साधारण दिखने वाली पेंसिल, लेकिन पेंसिल हल्की गुनगुनाहट कर रही थी, मानो जीवित हो। वांश हैरान हो गया। बाबा, ये मुझे क्यों दे रहे हैं? बेटा, ये कोई साधारण पेंसिल नहीं है, ये एक जादुई पेंसिल है। इससे तुम जो भी बनाओगे वो जीवित हो जाएगा। वांश की आंखें फैल में। जीवित? हाँ, लेकिन एक शर्त है, तुम इस पेंसिल से सिर्फ गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करोगे। इससे किसी का नुकसान, लालच या बुरा काम नहीं करोगे। बाबा, मैं कसम खाता हूँ, मैं इसका दुरुपयोग कभी नहीं करूँगा। और हाँ, अगर कभी मुश्किल पड़े तो इस पेंसिल से मेरा चित्र बनाना, मैं हर हाल में तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। इतना कहकर उसने सिर पर हाथ फेरा। अचानक हवा तेज चली और बूढ़ा उसी हवा में गायब हो गया। वंश स्तब्ध, मुंह खुला का खुला। ये हुआ क्या अभी? वह घबराया भी था और उत्साहित भी। उसने कांपते हाथों से पेंसिल उठाई और रेत पर छोटा सा आम बनाया। चित्र पूरा होते ही, पलक झपकते ही वहाँ एक असली आम प्रकट हो गया। ताजा,
पीला, सुगंधित। वांश दंग रह गया। हे भगवान, सच में जादू है। उसने जल्दी से एक छोटा कुत्ता बनाया और फिर एक प्यारा सा असली कुत्ता पूंछ हिलाते हुए उसके सामने खड़ा था। वंश खुशी से उछल पड़ा। ये तो सपना है, सपना। उसने पेंसिल को अपने सीने से लगा लिया। धन्यवाद बाबा, मैं आपका वचन निभाऊंगा। आज से वांश का जीवन बदल चुका था। जादुई पेंसिल का रहस्य अभी नया नया था। वांश घर लौट आया, पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो किसी से कुछ कहना चाहता भी था और डरता भी था कि लोग विश्वास नहीं करेंगे। घर पहुंचकर उसकी माँ ने पूछा, वंश आज देर कैसे हो गई? वह थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, माँ कुछ खास हुआ, लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूँ। माँ हैरानी से बोली, क्या? वांश ने तुरंत पेंसिल निकाली और जमीन पर एक थाली भरकर खाना बनाया। रोटी, दाल, चावल, भुजिया, सब। चित्र पूरा होते ही पूरी की पूरी थाली असली खाने में बदल गई। माँ स्तब्ध, आंखें फैल गई, शरीर कांपने लगा। ये कैसे हुआ? माँ, एक बूढ़े बाबा ने मुझे जादुई पेंसिल दी है। इससे जो भी बनाता हूँ असली बन जाता है। माँ की आंखों में आंसू भर आए। वे डर, आश्चर्य और प्रेम सबके मिले जुले आंसू थे। बेटा, कहीं ये किसी मुसीबत का कारण न बन जाए। माँ, बाबा ने कहा कि मैं इससे गरीबों की मदद करूं और मैं यही करूंगा। माँ ने उसे गले लगा लिया। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे वांश। उसी रात वो चुपके से बैठा और अपने माँ बाप के लिए नए कपड़े बना दिए। सुबह उनके सामने असली कपड़े रखे थे, इतने सुंदर कि उन्होंने जीवन में कभी नहीं पहने थे। पिता बोले, ये हमारे लिए। आप दोनों सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, सबसे पहले आप ही का हक बनता है। पिता की आंखें भर आई। अगले कुछ दिनों में वांश ने गांव के गरीबों की मदद करना शुरू किया। किसी को अनाज चाहिए था तो वो अनाज बना देता, किसी के बच्चे के पास कपड़े नहीं थे तो कपड़े बना देता, कुछ लोगों के घरों में बर्तन तक नहीं थे, वो उन्हें चित्र बनाकर दे देता। गांव वाले कहते, ये लड़का तो देवता जैसा है, इसके चित्रों में सच्चाई है, ईश्वर की कृपा है। वांश अपनी उम्र से कहीं ज्यादा विनम्र था। वो कहता, नहीं, मैं कुछ नहीं, ये पेंसिल महान है और भगवान की इच्छा। लेकिन वो कभी किसी से पेंसिल के जादू की गहराई नहीं बताता था, क्योंकि उसे याद था पापा की चेतावनी, पेंसिल को लालच और बुराई से बचाना। गांव में एक विधवा माँ थी, गोमती बाई। उसके 3 छोटे बच्चे थे। घर में खाने को अनाज नहीं होता, बच्चे भूखे सोते। एक दिन वो वंश के पास आई। वंश ने बिना देर किए जमीन पर धान, गेहूं और चावल का चित्र बनाया। सैकड़ों किलो अनाज सचमुच पैदा हो गया। गोमती बाई जमीन पर बैठकर रोने लगी। बाबा, तुम तो हमारे लिए भगवान के दूत बनकर आए हो। वांश ने उन्हें उठाया। आंटी, जो जरूरतमंद है उनकी मदद करना मेरा वचन है। दिन बीतते गए, गांव में भूख मिटने लगी, गरीबी कम होने लगी, सब खुश थे। वंश की चर्चा धीरे धीरे फैलते हुए शहर तक पहुंची। वहां के व्यापारी, लोग और आखिर में राजा विक्रम सिंह के कानों तक। एक मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, एक लड़का है जो कहता है कि उसके चित्र जीवित हो जाते हैं। राजा हंस पड़ा। ये तो मजाक है, चित्र कैसे असली बन सकता है? परंतु महाराज, लोग कहते हैं कि उससे कपड़े, खाना, फल और यहाँ तक कि जानवर भी बन जाते हैं। राजा की आंखें चमक उठी, लालच की चमक। अच्छा, तो उसे राजमहल में बुलाओ। आदेश हुआ और सैनिक गांव की ओर चले। वांश चक्की वाले के लिए अनाज बना रहा था। तभी सैनिकों ने कहा, राजा साहब ने तुम्हें बुलाया है। गांव वाले चिंतित हो गए। वंश शांत था। वो माँ से बोला, चिंता मत करो माँ, मैं जल्द लौट आऊंगा। महल बहुत बड़ा और भव्य था। वांश ने ऐसे महल कभी देखने की कल्पना भी नहीं की थी। राजा ने सिंहासन से उतरकर उसे ध्यान से देखा। तो तुम वही लड़की हो? जी महाराज। सुना है तुमसे बनाया चित्र असली बन जाता है, तो मेरे लिए एक काम करो। क्या महाराज? राजा की आंखों में लालच चमक उठा। मेरे राजसी बगीचे के लिए सोने का पेड़ बनाओ, ऐसा पेड़ जिस पर सोने के पत्ते हों। वांश चौंक गया। उसने धीरे से कहा, महाराज, मैं इस पेंसिल से गरीबों की मदद करता हूँ। बाबा ने ये पेंसिल इसी काम के लिए दी है। मुझे मना करते हो? मैं राजा हूँ, तुम्हारा कर्तव्य है मेरी आज्ञा मानना। पर महाराज, सैनिकों, इस लड़के से पेंसिल छीन लो। पेंसिल छीन ली गई। वांश को कैद में डालने की धमकी दी गई। राजा खुश था, अब वो खुद जादू करेगा। राजा ने उत्साह से पेंसिल उठाई।
महल के आंगन में उसने जोर जोर से सोने के पेड़ का चित्र बनाना शुरू किया। चित्र पूरा हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ नहीं। राजा ने पसीने पसीने होकर फिर कोशिश की, लेकिन कोई चमत्कार नहीं। महाराज, शायद आप ठीक से नहीं बना पा रहे। तुम बनाओ। मंत्री ने भी कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। राजा गुस्से से चिल्लाया, ये पेंसिल झूठी है। ये लड़का हमें धोखा दे रहा था। लड़के को बुलाओ, उसे जेल में डाल दूंगा। वांश को महल में लाया गया। वो शांत था। राजा ने पेंसिल सामने फेंकते हुए कहा, अब तुम बनाओ, वरना अभी इसी वक्त कैद हो जाओगे। वांश अंदर ही अंदर डर गया। अगर वो जेल में डाल दिया गया तो वो गरीबों की मदद कैसे करेगा। वो बहुत चतुर था और उसे याद आया, अगर कभी मुश्किल पड़े मेरा चित्र बनाना, यानी वो बुजुर्ग बाबा। वांश तुरंत जमीन पर बैठा और तेजी से बूढ़े बाबा का चित्र बनाने लगा। राजा हंसा। ये क्या बना रहा है? सोने का पेड़ कहाँ है? चित्र पूरा होते ही तेज रोशनी हुई, हवा घूमने लगी और सामने प्रकट हुए वही पुराने बाबा। पूरा महल स्तब्ध था। जब तेज रोशनी विलीन हुई तो सामने वही बुजुर्ग बाबा खड़े थे। उम्र दराज, सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और छड़ी के सहारे खड़ा एक धीर गंभीर व्यक्तित्व। पूरा महल स्तब्ध था। राजा तो कुछ पलों तक बोल भी नहीं पाया। उसने मंत्री की ओर देखा। मंत्री डर के मारे कांप रहा था। बाबा ने आसपास नजर दौड़ाई, फिर शांत आवाज में पूछा, वंश बेटा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? वंश ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, राजा मुझसे पेंसिल छीनकर उसका गलत उपयोग करना चाहते हैं। वे मुझसे मजबूरी में सोने का पेड़ बनवाना चाहते हैं। बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। वे धीरे धीरे राजा की ओर मुड़े। महाराज विक्रम सिंह, सुना है आपने इस बच्चे से उसकी पवित्र वस्तु छीन ली। वो मैं तो बस क्या? लालच, अधिकार का दुरुपयोग, एक बच्चे को धमकाना, क्या यही राजा का कर्तव्य है? राजा सकपका गया। उसकी गर्दन झुक गई। बाबा आगे बढ़े। ये पेंसिल साधारण नहीं है। ये सिर्फ उसी के हाथों में चमत्कार करती है जिसके मन में करुणा हो, ईमानदारी हो, निस्वार्थ भावना हो। तुम जैसे लालची मन वाले लोगों के हाथ में ये निर्जीव लकड़ी बन जाती है। बाबा, क्या सच में इस लड़के में इतनी शक्ति है? शक्ति पेंसिल में नहीं, वांश की नीयत में है। पेंसिल तो बस एक माध्यम है। राजा शर्म से कांप गया। राजा ने धीरे धीरे कहा, बाबा, सच कहूँ तो मुझे इस बच्चे की कला से ईर्ष्या थी। मैं चाहता था कि मेरे पास उससे भी बड़ा खजाना हो, सोने का पेड़। मैं लालच कर बैठा। लालच आंखों पर पर्दा डाल देता है महाराज। आप राजाओं के राजा हो, आपके पास धन संपत्ति की कमी नहीं, फिर भी आप एक गरीब बच्चे की पवित्र वस्तु छीनने पर उतर आए। राजा के चेहरे पर पश्चाताप था। वो वांश के पैरों में बैठ गया। वंश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैं वादा करता हूँ, अब मैं कभी लालच नहीं करूँगा। नहीं महाराज, आप राजा हैं, आपके आगे मैं सिर झुकाता हूँ। आज मैं तुम्हारे आगे सिर झुकाता हूँ क्योंकि तुमने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया है। महाराज, एक अच्छे राजा की पहचान उसके खजाने में नहीं बल्कि उसके दिल की दया में होती है। बाबा, अब मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ? पहला काम, इस पेंसिल को वंश को वापस करो। ये उसका अधिकार है। राजा ने तुरंत पेंसिल उठाकर दोनों हाथों से वांश के आगे रख दी। बेटा, ये तुम्हारी है। मैंने अन्याय किया, इसे स्वीकार करो। वांश ने पेंसिल को धीरे से थामा। दोबारा छूते ही पेंसिल में हल्की चमक दौड़ी, जैसे वो वांश को पहचान गई हो। दूसरा काम, अब से तुम राज्य के गरीबों के लिए काम करोगे। किसान, मजदूर, विधवा महिलाएं, बच्चे, उनकी मदद करना राजा की पहली जिम्मेदारी है। आपका आदेश मेरे लिए धर्म है बाबा। कुछ ही दिनों में राजा ने बड़ा फरमान जारी किया। किसानों का कर्ज माफ, गरीब परिवारों को मुफ्त खाना, अनाथ बच्चों की शिक्षा, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई गई। गांव में नए कुएं और पानी की व्यवस्था, बीमार और बुजुर्गों के लिए इलाज। गांव में खुशहाली लौटने लगी। लोग राजा की बहुत प्रशंसा करने लगे। राजा ने सार्वजनिक सभा में कहा, मेरे राज्य की भलाई का श्रेय उस बच्चे को जाता है जिसका नाम है वंश कुमार। सभा में तालियां गूंज उठी। वांश शर्म से मुस्कुराया।